जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम देखते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो सीएसई हो, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को। अभी हाल फिलहाल में 2025 का एग्जाम हुआ है, सीएसई 2025 का एग्जाम हुआ है। और अगर देखोगे ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में। यहाँ से आत्मसम्मान आंदोलन, सेम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे देखो, आत्मसम्मान आंदोलन। ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2021 का, यही पूछ लिया था 2025 में। आगे चलो, यहाँ पे देखो, यूपीएससी सीएसई 1997 का क्वेश्चन है पूना पैक्ट के बारे में। यही क्वेश्चन उठा के इसका थीम बना दिया 2025 में। यहाँ पे भी क्या है, पूना पैक्ट। और यहाँ पे ये पढ़ोगे पूरा तो पूना पैक्ट के बारे में। यहाँ पे देखो सीडीएस 2024, ये क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के बारे में। ये निगेटिव पूछ रहा था। यहाँ पे देखो 2025 में क्या पूछ लिया, असहयोग आंदोलन के बारे में। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव है। जो भी बच्चे इसको करके गए होंगे, ये इस क्वेश्चन को सही कर लिए होंगे। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो, ये सीएससी 2016 से असहयोग आंदोलन, अगर ऑप्शन का एनालिसिस करते तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कर सकते थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्या पूछ रहा है, अड़घट्टा के बारे में। और ये एज इट इज उठा के रख दिया। यहाँ पे देखो 2025 में ये अड़घट्टा के बारे में थोड़ा सा भी चेंज कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस के बारे में। यहाँ पे देखो सीडीएस में क्या पूछ रहा है, ये चोल राजा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और ये विजय के, शैलेंद्र राजा के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे ये पढ़ो, ये भी वही पूछ रहा है, श्री विजय के विरुद्ध। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, श्री विजय के विरुद्ध शासन। तो मतलब कहने का मतलब ये 2 लाइन थोड़ा लिख दिया जाता। और यहाँ पे देखो राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। चलो आगे चलो, अभी देखो यूपीएससी सीआईएसएफ एसी पूछ रहा है 2022 का। यहाँ पे पूछा है नाटो के बारे में, और नाटो के लिए निगेटिव स्टेटमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दे के ये थोड़ा सा का लिस्ट ऑप्शन दे रखा है। बाकी अगर कोई बच्चा नाटो, यहाँ पे हिंट दे रखा है यूपीएससी, अगर नाटो कोई कर लेता तो इस ऑप्शन को डील कर सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फिर से पूछ रहा है सीआईएसएफ का। ये यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन 2025 में। देखो बिम्स्टेक के बारे में, यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में पूछ रहा है। जो यहाँ से करके गया हो तो यहाँ पे कर लेगा। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हो, कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर अभी भी कोई बच्चा पीवाईक्यू को नहीं करेगा और डायरेक्ट वो किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाएगा और फिर बोलेगा यूपीएससी में रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम नहीं आ रहा है। आप लोग बात को समझो, आप पीवाईक्यू को पढ़ो तो सही। जितने भी एग्जाम, जैसे सीडीएस है, सीएपीएफ है, एनडीए है। अभी यहाँ पे देखो, अभी जो ये सीआईएसएफ का क्वेश्चन देख रहे हो, ये सीआईएसएफ का, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन को कर लेते तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है, डायरेक्ट थीम उठा के दे देता है, अटलांटिक वाला, अटलांटिक संधि वाला। तो आप इधर उधर के मॉक टेस्ट को मत करो। बार बार बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट मत करो। आप पीवाईक्यू पे कमांड करो। और हम इस सीरीज में क्या करवा रहे हैं, हम इस सीरीज में यही तो करवा रहे हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को ही तो डील करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये जैसे यहाँ पे ये सीडीएस का क्वेश्चन लगा है, इससे पहले देखोगे तो ये सीडीएस दूसरा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे खत्म होगा, ये यहाँ से एनडीए है, मतलब यूपीएससी का फुल पैकेज यहाँ पे दे, फिर एनडीए दूसरा है, ठीक। और नीचे जाओगे और ऊपर अगर जाओगे तो और भी जितने एग्जाम हुए हैं उसका भी करवा रखा। अभी सीआईएसएफ का चल रहा है 2024, जहाँ से देखे थे अभी 2 क्वेश्चन आया था, तो ये सीआईएसएफ का है। और इसी को अभी सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 तक हो गया था, आज 38 से शुरू करेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी का पीवाईक्यू क्यों जरूरी है। अभी देखो, फिर सीएपीएफ का देखोगे तो सीएपीएफ का पूरा करवा रखे हैं, इसी में प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट वहाँ पे जाके देखो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो एनिमेटेड पीडीएफ है, ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। ये जाके सर्च करो, यहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाके पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। अगर किसी कोचिंग का आप मॉक टेस्ट खरीदोगे, किसी भी कोचिंग का, XYZ किसी भी कोचिंग का, तो उसका पैसा किसको जाएगा, कोचिंग वाले को जाएगा, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो इसका कोई पैसा आपको कहीं नहीं देना हो। मैं पूरा एनालिसिस करवा दूंगा यूपीएससी के क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है क्वेश्चन नंबर 38 से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि प्रश्न उठता है कि कोई सांसद सदस्य अनुच्छेद 201 में वर्णित किसी निहत्था से ग्रस्त हो गया। अभी देखो, पहले ये समझो अनुच्छेद 201 है क्या, ठीक है? अनुच्छेद 201 है क्या, फिर देखेंगे निर्भरता से क्या उसको ग्रसित होता है। पहले तो यही समझते हैं ना अनुच्छेद 201 क्या है। तो देखो, अनुच्छेद 201 का एक क्या कहता है, ये सब क्लॉज है। अगर देखो एक चीज़ बता देते हैं, कहीं भी अगर अनुच्छेद लिखा हुआ है, उसके ब्रैकेट में अगर यहाँ पे कुछ लिखता है ABCD, कुछ भी लिखता है, तो ये सब क्लॉज कहलाता है। मेन आर्टिकल ये है, ठीक है। तो चलो, जो चीज़ लिखा रहे हैं आप लोग ध्यान से देखते जाओ। अगर पेन पेपर लेके लिख सकते हो लिखो, वरना ये PDF जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो तो मिल ही जाएगा ग्रुप में, ठीक है। जस्ट वेट।
अरे यार ये क्या हो जाता है बीच में। हाँ तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, अनुच्छेद 102। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहता है, ये लाभ का पद जो होता है, लाभ का पद, लाभ का पद के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखो, लाभ का पद जो है ना, इस वाले लाइन को ध्यान दो, लाभ का पद संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लाभ का पद को संविधान में वर्णित किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, लाभ के पद को संविधान में वर्णित नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा जो क्रॉस लगाते हैं इसका मतलब है नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो अगर इसके सब क्लॉज को देखो तो अच्छे, एक चीज़ और ध्यान रखो, लाभ का पद में ना, जैसे हो गया राष्ट्रपति का पद, लाभ का पद जब संविधान में वर्णित ही नहीं है तो सरकार क्या करते हैं कि अपने हिसाब से, ठीक है, जो जैसे भी उनको लगे कि ये लाभ का पद है, ये लाभ का पद नहीं है, अगर संविधान इसको फिक्स कर दे कि यही लाभ का पद है, तब तो एक वो हो जाएगा कि हाँ चलो इतने चीज़ को लाभ का पद सरकार ने घोषित किया। लेकिन संविधान में कहीं भी ये घोषित ही नहीं है, कहीं भी वर्णित ही नहीं है लाभ का पद है क्या। ठीक है, हालांकि कुछ पद है जिसको कि लाभ का पद नहीं माना जाता है, जैसे कि हो गया प्रधानमंत्री हो गया, या ठीक मंत्री सांसद, इन सबको लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, यदि प्रश्न उठता है कि कोई सांसद सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इसके इनमें से कौन से अंतिम विनिश्चय करने वाला सशक्त है। अभी देखो, तो भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का न्यायमूर्ति है। अब इन सब के बारे में, जो इन सब के बारे में तो हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा, जितना यहाँ पे डिटेल से अगर आप पढ़ोगे इसको तो स्टैटिक बुक जो है लक्ष्मीकांत का, वहाँ से पढ़ोगे। अगर यहाँ पे अगर इन सब के बारे में बताएं तो 2-2 3-3 घंटे तो एक ही लेक्चर पे चल जाए। लेकिन जितना यहाँ पे हो सकता है जो कि आपको याद रखना जरूरी है, वो सब कुछ हम यहाँ पे बताएंगे, तो आप लोग बस लेक्चर को ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, अभी पहले इसी को देख लो, लाभ का पद संविधान में ये तो बताई दिए वर्णित नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो कि इसमें ना लाभ के पद में किसको किसको नहीं माना जाता है, तो ये संविधान में स्पष्ट लिखा है। ठीक है, संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कहीं पे अभी बोले कि सांसद, ठीक है, सांसद साहब हो गए, या फिर विधायक, विधायक हो गए, या फिर मंत्री का पद, ये सब क्या है, मंत्री, ये सब लाभ का पद नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब लाभ का पद नहीं है। अब लाभ का पद ना, वो कोर्ट जो बोले कि बार बार वो बताते रहते हैं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो बताते रहते हैं कौन सा लाभ का पद है कौन सा नहीं है। और ये बात कहाँ पे लिखा है, ये सब जो है लाभ के पद हैं, ये कहाँ पे लिखा है, संविधान में वर्णित है ये। ठीक है, संविधान में वर्णित है, ध्यान रखना ये चीज़। चलो, इतना कुछ देख लिया। अभी इसका आंसर तो बाद में देखेंगे, आंसर देखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आंसर तो आप PYQ का बुक भी खरीद लोगे वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन इतने डेप्थ से कहीं नहीं मिलेगा। अब देखो भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर थोड़ा सा जान लो, तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद, अगर यहाँ पे लिखोगे भारत का राष्ट्रपति और यहाँ पे लिख लो अनुच्छेद, या फिर यहीं पे छोटा करके लिख देते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में, आप लोग को याद होगा क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी, ये अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है, अनुच्छेद 52 से 78 तक, उसमें क्या दिया हुआ, संघीय कार्यपालिका दिया है, भारत के संघ की कार्यपालिका। अच्छा ये भाग कौन सा, ये भी देख लो, ये भाग 5 में, ये भाग कौन से में, 5 में, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। कार्य, पेन चेंज कर देते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और भारत का राष्ट्रपति का एक चैप्टर है, वहाँ पे जब पढ़ोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा। अगर यहाँ पे हम लेक्चर लेने लग गए राष्ट्रपति के बारे में, तो ये वाला PYQ का लेक्चर क्या बन जाएगा, पॉलिटी का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसमें जितना ज़रूरी होता है वो बताते जा रहे हैं, आप लोग जो भी स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते जाओ, और 1 घंटे PYQ के लिए निकालो दिन में, 1 घंटे PYQ देखो, इसी में तो आप हीरो बन जाओगे। ठीक है, और जितने भी लड़कियां हैं वो हीरोइन बन जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर देखोगे, ये भारत के संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, योग्यता,
उसके बाद उस पर जो महाभियोग लगता है, इन सब के बारे में इसी अनुच्छेद के बीच में बताया गया। कहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कितने %, कहाँ से वो प्रत्येक चुनाव होगा, वो प्रत्येक चुनाव होगा। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, अच्छा आप लोग कल ही पढ़ा है, एक चीज़ बताओ, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो लोकसभा से कितने % वोट, मतलब 1/3, 2/3, ठीक है, इन दोनों में से कितने % वो हस्ताक्षर करते हैं, ठीक, सदन का कुल सदस्य हस्ताक्षर करके फिर राज्यसभा को भेजते हैं, तो इनमें कितने होते हैं, 1/3 या 2/3? इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताना। जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं ना, हर वो क्वेश्चन का कमेंट करो। अगर नहीं करोगे तो आप ही लोग का नुकसान होगा। देखो इसमें और क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का अगर देखोगे चुनावी कोटा कैसा तय होता है, ये सब हालांकि बुक में पढ़ लोगे आप लोग, चुनावी कोटा। तो ये कुल वैध मत की संख्या, अगर राष्ट्रपति का चुनावी कोटा देखोगे तो ये कैसे निकलता है, कुल वैध मत, जितने भी वैलिड वोट हैं, कुल वैध मत की संख्या, इसमें 2 से क्या करो, पहले भाग दे दो, ठीक है, क्योंकि कोई जीतेगा एक ही कैंडिडेट और +1 कर दो, तो ये राष्ट्रपति के चुनावी कोटा होगा, ठीक है। उसके बाद इसका एकल संक्रमणीय प्रणाली से क्या होता है, चुनाव होता है, कैसे होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इतना कुछ हमने राष्ट्रपति के उससे देख लिए, कथन से। अब बाकी जो भी है ये सब आप पढ़ लेना, और जो नहीं पढ़ोगे, जब ये ग्रुप में या फिर जूम कॉल जब होगा आप लोग का, फिर वहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब देखो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, अच्छा एक क्वेश्चन ईजी वाला बताओ, भारत के प्रधानमंत्री अभी हैं कौन? ये हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, खैर बीच बीच में आप सबसे थोड़ा सा बात भी कर लेते, बताना ये कि भारत के प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री कौन है। खैर ये क्वेश्चन तो पूछने से रहा यूपीएससी, ये क्वेश्चन देख लो। ये जो अनुच्छेद अगर भारत के प्रधानमंत्री का देखो, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में ये भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अगर यहाँ पे देखोगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को अगर देखोगे, नियुक्ति, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना राष्ट्रपति करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद जितने भी मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, ये मंत्रिमंडल जैसे ऐसे बनता है, जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं और इधर से मंत्री रहते हैं। ये सारे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि मतलब राष्ट्रपति के नीचे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा देंगे, अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तभी वो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, ठीक है। तो मंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री का मतलब जो कि हेड मंत्री है वो तो प्रधानमंत्री हो गए, मोदी जी, और इसके नीचे जितने भी मंत्री हैं, इन सब, ये सब किसके प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, या फिर इनके अंदर लिख सकते हो आप, तो वो थोड़ा सा ना मतलब रफ हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो कि प्रसाद पर्यंत, ठीक है। तो देखो लिख क्या रहे हैं, लिखा क्या जा रहा है, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा का अध्यक्ष आप बताओ कि लोकसभा का करंट अध्यक्ष कौन है। हालांकि ये सब इजी क्वेश्चन बता सकते हो, जिसको नहीं पता है वो पता करो, अगर नहीं पता ये बहुत शर्म की बात है। देखो देखो लोकसभा का अध्यक्ष का अनुच्छेद अगर देखोगे तो इसका अनुच्छेद 108 है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, 108 है, ठीक है। लोकसभा के, ये क्या बोल रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष का अनुच्छेद कितना है, 108, ठीक। जिसके तहत अध्यक्ष जो है सांसद की संयुक्त बैठक, सांसद जितने होते हैं उसके संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ठीक है। संयुक्त सांसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे सभापति हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष को और क्या बोल सकते हो आप, सभापति बोल सकते हो। तो एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वीवीआई चीज़ बता रहे हैं, अपने कान को खरगोश की तरह खड़ा करके सुनो बेटा। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, इसका चुनाव ना कुछ विशेष ढंग से होता है, ठीक है।
विशेष ढंग से क्यों कहने का मतलब कि इसके चुनाव का तिथि कौन तय करता है पता है? राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है, ये ध्यान रखना। इनके चुनाव की तिथि, ठीक है, चुनाव की तिथि, या फिर यहाँ पे लिख लो लोकसभा के चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, तिथि कौन तय करता है? ये ध्यान रखना, इनके चुनाव की तिथि को राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ से नोटिस करो कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो तो चुनाव के बाद पहली बैठक में अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष का चुनाव कब होता है? लोकसभा के चुनाव के पहली बैठक, पहली बैठक, ठीक है, ध्यान रखना, पहली बैठक के बाद, ठीक है, उसका चुनाव कर लिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से और नोटिस करो कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, सदस्यों का साधारण बहुमत से किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे विशेष बहुमत आ जाए तो आप उसको काट देना। अध्यक्ष का चुनाव क्या होता है? सदन के सदस्य का साधारण बहुमत, या सदस्यों के द्वारा लिखो, सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से। ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक बार पूछा था CDS में, यहाँ साधारण हटा के विशेष दे दिया था, ठीक है। तो विशेष नहीं होगा, साधारण बहुमत से किया जाता है। समझ में आ गया ना? इतना कुछ लोकसभा के अध्यक्ष से ध्यान रखना। बाकी ये चैप्टर, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये PYQ में आ गया है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। चलो, जो यहाँ पे काम का चीज़ वो बता दी। आप देखो आगे अगर देखोगे, ये क्या बोल रहा है? भारत का न्यायमूर्ति। और एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत लेंदी लेक्चर बनाते हो। बेटा लेंदी लेक्चर नहीं बनाते, लेक्चर के पीछे ये जो बता रहे हैं ना, ये लेंदी कर देता है। अगर आप लोग कमेंट करके बता देना, ये नहीं बताएंगे तो आपको नहीं लगता है तुरंत यहाँ पे आंसर बता देंगे, ये इसका ये मतलब ऐसे तुरंत खींचते हुए चले जाएंगे। आपको इन सब के बारे में भी जानकारी देना होता है, तो लेंदी थोड़ा सा हो जाता है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग के लिए ही है, ठीक है। अब देखो भारत का न्यायमूर्ति जो है, अगर इनके अनुच्छेद और नियुक्ति का प्रक्रिया देखोगे तो इसका अनुच्छेद है न्यायमूर्ति का, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति साहब अगर बोल दें कि आज, जैसे आप हैं जो पढ़ रहे हैं कि उनको CGI बनाना है, तो ऐसा नहीं है। ये कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होता है। और कॉलेजियम प्रणाली क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। आप लोग कॉलेजियम प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव को एक बार जाके पढ़ोगे, ये भारत के न्यायमूर्ति का चुनाव कैसे होता है, ये सब चीज़ भी जाके पढ़ोगे, ठीक है। और देखो अभी ना न्यायमूर्ति हमारे चेंज भी हुए हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है ये चेंज हुए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी चंद्रचूड़ साहब, DY चंद्रचूड़ साहब जो थे, चंद्रचूड़ साहब, इनका क्या हुआ? रिटायरमेंट हो गया। इनके जगह पे 91, ठीक है, 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने संजीव खन्ना साहब। कौन बने? संजीव खन्ना। तो अगर कहीं पे ना ये स्टेटमेंट आ जाए कि भारत में अभी तक 55 न्यायमूर्ति का चयन हो चुका, तो ये गलत हो जाएगा, 51, ठीक है। ये चीज़ हम बता रहे थे। चलो यहाँ से इतना कुछ देख लिया। अब अगर इसका आंसर देखो तो आप लोग पहले अपने मन में विचार करो कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चे लगाएंगे लोकसभा का अध्यक्ष, मुझे पता है, लेकिन आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और ये CISF का ओरिजिनल आंसर की जो है उसी के थ्रू हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। राष्ट्रपति ये विनिश्चय करेंगे कि उनका अंतिम विनिश्चय करने के लिए कौन सा सत्य है, तो भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन के पीछे, क्वेश्चन तो हमने एक डील किया, लेकिन इसके पीछे कितने सारे कॉन्सेप्ट हमने जाना, तो टाइम तो थोड़ा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? राज्यसभा की याचिका समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम क्या है? ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन।
जो भी बच्चे इसको पढ़ रहे हो, आप वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो। देखो ये क्वेश्चन के पीछे ना एक चीज़ आप ध्यान रखो कि राज्यसभा का जो ये याचिका समिति जनपूर्ति को, तो राज्यसभा का कुल सदस्य जो है, तो जैसे कि राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं, राज्यसभा की कुल सदस्य 245, 245, इसका 10वां हिस्सा लगता है। इसका 1/10 करोगे तो 245 का 1/10 अगर निकालोगे तो ये आएगा 24.5। मतलब कि आधा तो मेंबर किसी को चीरोगे नहीं बीच से, तो इसको 25 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका 25 होनी चाहिए, ठीक है। गणपूर्ति के लिए बैठक के लिए ये 25 होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 25 के लिए तो ये 3 दे रखा है, 5 दे रखा है। आई डोंट नो ये कैसे 5 दे रखा है और 7 दे रखा है। ये 7 वात तो होगा नहीं, ठीक। अगर होगा भी तो ये 25 का ही, तो ये मल्टीपल है। बट यहाँ पे आई डोंट नो यूपीएससी ने कैसे ये 5 दे रखा है यहाँ पे, जबकि आप लोग को भी पता होगा कि राज्यसभा के कुल सदस्य जो होते हैं 245, उसका घनपूर्ति अगर निकालोगे तो ये निकलेगा टोटल 25। जबकि यूपीएससी ने इसका आंसर क्या दे रखा है, बी दे रखा है। अगर यहाँ पे देखोगे यूपीएससी के आंसर को, ये देखो ये सीआईएसएफ का ही आंसर की है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो हमारा क्वेश्चन था 39 क्वेश्चन था। 39 का कितना दे रखा है, बी दे रखा है। अब ये 39 का जो बी दे रखा है, आई डोंट नो यूपीएससी ने कैसे ये दे रखा है। और जबकि यहाँ पे 129 का देखोगे, एक क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप भी किया है, उसको माना है कि वो गलत है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे इसने सही माना। और यहाँ पे देखोगे, अगर हम जिस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं वो भी यही क्वेश्चन है 39 का बी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी में क्या कह रहा है ये, अगर 1 मिनट यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है 5, राज्यसभा की याचिका समिति 39 का क्या है 5, लेकिन 5 में 25 होनी चाहिए। बट पता नहीं यहाँ पे क्या तो इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी। हालांकि सही आंसर राइट है यही 25, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ना किताब से जाके। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल के संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015, ठीक है। ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। लेकिन यहाँ से ये नहीं देखना है कि इसका आंसर क्या है, ये देखना है कि योजना आयोग और नीति आयोग था क्या। तो योजना आयोग अभी बहुत ज़्यादा पुराना होगा, तो उसको छोड़ो, नीति आयोग को देखो। नीति आयोग का ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लोगे, ये एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बार आया भी। एक बार तो फुल फॉर्म में पूछ लिया था नीति आयोग का। तो देखो नीति आयोग यह जो है, ये नीति आयोग ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसा काम करता है, तो सरकार का थिंक टैंक के रूप में, ठीक है, कार्य करता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है। और राज्य एवं केंद्र, ठीक है, हमारा जो सेंट्रल और जो स्टेट है उसके बीच में कैसा समन्वय बेटर हो, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है। राज्य मतलब स्टेट एंड सेंटर के बीच संबंध को, संबंध समझिए, ठीक है। इतना चीज़ ये यहाँ से ध्यान रखना, बराबर क्या। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से विविध विधिक सूत्र का अर्थ हम आदेश देते हैं। अच्छा, ये मतलब बोल रहा है, अगर यहाँ पे देखोगे रिट के बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है। रिट जो पढ़ते हो आप, टोटल रिट कितने हो, ये सारे जो आपका अगर कोई मूल अधिकार जो आपका फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपका जो मूल अधिकार है उसका अगर कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। तो आप लोग बता सकते हो कौन से अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कौन से अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जाते हैं। इसका ये आपका HW। और यहाँ पे अगर आपके आपके अगर मूल अधिकार का हनन होता है तभी रीट जारी होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर बोल दे कि हम आदेश देते हैं तो इसका मतलब क्या है। ये इंग्लिश में दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये इंग्लिश में दे रखा है, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो ये बोल रहा है हम आदेश देते हैं, तो मैंडेमस हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन इन सारे ऑप्शन को भी देखना जरूरी है कि हेबियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, ऑडी अल्टरडम क्वांटम ये क्या है, ठीक, सबको देखना है।
तो हैबियस कॉर्पस क्या है, और हैबियस कॉर्पस को जानने से पहले ना पूरा सब सारे रीट को ही जान लो, ठीक है, एक ही बार में पूरा रीट खत्म कर दो, तो एक टॉपिक यहाँ से रिवीजन नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रीट, ये टोटल है 5, कितने हैं रीट, 5 हैं। पहला रीट है आपका, अगर पहला रीट की बात करें तो जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ये वाला जो इसी को बोलते हैं बंदी प्रतिरक्षीकरण, ठीक है। अगर हिंदी में देखोगे ना तो इसको बोलते हैं बंदी प्रतिरक्षीकरण, मतलब किसी को आपने बंदी बना लिया, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैबियस कॉर्पस। ये थोड़ा सा राइटिंग उल्टा होगा, ये राइटिंग को ना आप लोग जज मत करना, क्योंकि ये इस पर लिखते हैं ना तो बनता नहीं है लिखने में, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो दूसरा रीट जो है, अभी सारे रीट के बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद इसके डिटेल के बारे में जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका है परमादेश, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। ये आपका मैंडमस हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखो, कभी कभी देखो ये इंग्लिश का टर्म दे दिया, आपको नहीं पता होगा मैंडमस क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। अभी कितने बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हमारे भाई बहन हैं, उसको पता ही नहीं होगा कि ये मैंडमस क्या है, तो उसका हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखो, मैंडमस मतलब परमादेश, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट डेट जो है अपना, इसको बोलते हैं एक है उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण है जिसको सटरडी बोलते हैं, उत्प्रेषण, ये सटरडी, ये उत्प्रेषण बोलते हैं। उसके बाद चौथा रेट है आपका, फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे लिख दें क्या, जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है। अब कहीं पे ये प्रोहिबिशन वाला टर्म आ गया, आपको नहीं पता होगा तो गड़बड़ वाली बात है। और लास्ट एक अंतिम डेट है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। क्यू वेरेंटो, जिसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं। तो टोटल डेट कितने हो गए, 5। क्यू वेरेंटो। अब देखो ये इसके बारे में भी ना थोड़ा थोड़ा समझ लो, हालांकि ये पॉलिटी में विस्तार से बताया है, तो जब बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ध्यान रखना कि रीट के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और यूपीएससी ने ही दिया है। अब देखो पहला जो है ना हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब है आपके पास, जैसे आपने किसी को बंदी बनाया, ठीक है, तो ये रीट बोलता है ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करो। ये जो आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है ना, बंदी प्रतिरक्षीकरण, उस व्यक्ति को क्या बोलता है, अदालत में पेश करो, ठीक है, अदालत में जज के सामने उनको पेश किया जाता है, अदालत में पेश करते हैं, इस वाले बंदी को अदालत में पेश करते हैं, ठीक है, यही बोलता है बंदी प्रतिरक्षीकरण। और उसके बाद अगर देखोगे अधिकार परीक्षा, इसी को देख लो, फिर उसके बाद इसको मिटा देंगे, फिर ये बताएंगे। अधिकार परीक्षा में होता है कि आपने अगर मान लो कहीं पे सार्वजनिक पद पे रहते हैं, ठीक है, कोई सार्वजनिक पद पे आप हो, तो सार्वजनिक पद पे किस अधिकार से हो, ठीक है, अगर मान लो कोई चपरासी है और वो आईएएस के पोस्ट पे जाके बैठा है, तो उसका अधिकार नहीं है ना, तो वहाँ पे ये क्यू वारंट तो रीट लग सकता है, अदालत पूछ सकते हैं कि आप जो बैठे हो यहाँ पे, आपका अधिकार है भी या नहीं, ठीक है। तो सार्वजनिक पद पे यहाँ पे लिख देते हैं, पद पर जो रहता है उसको ये पूछता है, अदालत पूछते हैं उनसे किस अधिकार से, और ये परमादेश है। ब्रह्मादेश क्या कहता है कि देखो, ये बोलता है कि हम आज्ञा देते हैं, मतलब हम, मैं नहीं, कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, वो बोलते हैं हम आज्ञा देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे है ना हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, तो वहाँ पे कि हम आज्ञा देते हैं, वो मतलब हर रीट में ऐसा बोला जाता है कि कोई सार्वजनिक पद पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ठीक है,
सार्वजनिक पद पे अधिकारी जो बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये जारी होता है। ये ध्यान रखना कि सार्वजनिक पद पर जो अधिकारी बैठे हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आप पुलिस स्टेशन गए FIR करने के लिए और आपका FIR क्या करता है, पुलिस नहीं लिख रहा है, तो आप कोर्ट जाओगे, वहाँ पे बोलोगे कि साहब मेरा ये नहीं लिख रहा है, तो वहाँ से कोर्ट क्या करेंगे, वो आदेश देंगे कि हम आदेश देते हैं, तो वहाँ से पुलिस फिर से FIR लिखेगा। तो ये क्या होता है, सार्वजनिक जनित पद पर जो बैठे हैं उनके लिए जारी करते हैं, उनके लिए बोलते हैं कि हम आदेश देते हैं, ठीक है, आदेश दिया जाता है और वो फिर अपना काम सुनते हैं। और ये उत्प्रेषण रिट क्या है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ये दो, एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण, इन दोनों को आप लोग पढ़ के उसके बाद आंसर करेंगे, बताने का हालांकि यहाँ पे बता सकते। और देखो ये सब तो पाँचों रिट हो गया ना, यहाँ से अगर देखोगे ना तो बहुत बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, इसलिए आप लोग इन सारे रीट को मुँह जबानी याद रखो, ठीक है। कोई अगर नींद में भी पूछ ले कितने रीट हैं, सारे ही बताओ, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, अच्छा जस्ट वेट। अब यहाँ पे देखो एक है ओडी अल्ट्रम पार्टम, तो ये क्या है, इसमें बोला जाता है कि दूसरा जो पक्ष, ठीक है, जैसे दो पक्ष होते हैं, इसमें बोला जाता है दूसरा पक्ष जो है उसको भी सुनो। मतलब ये जो दूसरे पक्ष, हालांकि ये सब टर्म ना जो वकालत करते हैं उनके उनके एग्जाम में आता है, ये सब पूछ लिया आप लोग से तो कोई बात नहीं, तो आप देख लो दूसरे पक्ष को सुनना या दूसरे पक्ष की बात को सुनना, ठीक है, एक ही बात हो। अब जैसे आपको मान लो किसी ने पीटा, ठीक है, हालांकि ऐसा काम मत करना, आपको किसी ने पीटा, आप गए, आप और उल्टा वही फंसा भी रहा है, तो आप बोलोगे ना कि मेरी भी बात सुनो, वहाँ पे ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ये जारी होगा, तब आपकी बात को भी सुना जाएगा। और ये किस लिए जारी होता है कि मूल सिद्धांत है ये, ठीक है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के लिए, इसलिए प्राकृतिक, और ये तानाशाही वाले देश में नहीं चलता है। अब अगर वो किम जोन उन पगलवा उधर उसके बारे में अगर कोई बोले कि उसका देश में कि मेरी भी सुनो, मेरे पक्ष का भी सुनो, उसको तोप से उड़ा देगा वो। तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है, ठीक है। अब ये है नॉन बिस इन इडम, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक ही चीज़ को दो बार नहीं कर सकते। मतलब कोई भी, जैसे एक ही काम आपने मान लो, जैसे मैंने मान लो चोरी कर लिया, तो चोरी करने के लिए मान लो कि कोई एक सज़ा है। अब कोई व्यक्ति अगर आए फिर से बोले कि एक ही दिन में एक चोरी किया मैंने, इस पर मुझे केस चला, ठीक है, फिर यही केस के लिए, यही चोरी के लिए कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सज़ा नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि मुझे एक बार सज़ा मिल चुका है। तो ये जो है ना नॉन बिस इन इडम, ये कहता है, समझ गए ना आप लोग, लेमन टर्म में इसलिए बताता हूँ, एक ही चीज़, एक ही चीज़ में दो बार सज़ा नहीं, ठीक है। ये या फिर दोहरे खतरे के सिद्धांत के बराबर है, या यहाँ से ये भी देख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, दोहरे खतरे, ध्यान बराबर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप सबकी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डल चुकी है, तो जो भी बच्चे इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले भी 3-4 लेक्चर डल चुके हैं, सारे लेक्चर को देखो, सब आप ही लोग के लिए हो रहा है, ठीक है। और एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हो, तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी ऑप्शनल का बैच बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है, इसी चैनल पे आएगा, और वो बैच होगा तो पेड होगा, ठीक है, और ये पूरी तरह से हिंदी में होगा। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हो, तो आप देख लेना कि आप कौन से सब्जेक्ट से लिख रहे हो, और अगर ऑप्शनल हिंदी ले रहे हो तो आपको तो देवनागरी में ही लिखनी पड़ेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये बैच बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो आप लोग क्लास यहीं पे आज ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।